नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 1857 के विद्रोह तक कि कैसे भारतीयों ने पहली बार एकजुट होकर के अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि वो विद्रोह जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, अंग्रेज उसको कुचलने में सक्षम रहे। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हम देखेंगे इस एक्ट के द्वारा क्या क्या आदेश जारी किए गए थे ब्रिटिश के क्राउन के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन की क्राउन ने 1857 के विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था और भारत की सत्ता डायरेक्ट अपने हाथों में ले ली थी। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। गुड गवर्नेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ रिफॉर्म किए गए थे। इसके अंदर रिफॉर्म करने का मुद्दा यही था कि इससे पहले 1857 का विद्रोह हुआ था, लोग अंग्रेजी शासन से खिलाफ थे, तो इसलिए क्या कि उन्होंने इसके अंदर थोड़े रिफॉर्म डाल दिए जिससे कि लोगों को खुश किया जा सके और सरकार चलाने में उनको मदद मिल सके ब्रिटिश को। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया गया और जो सारी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, उस पावर को ट्रांसफर किया गया ब्रिटिश क्राउन के पास। अगर हम फीचर देखते हैं इस एक्ट के, तो क्या क्या फीचर थे इसके, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने आपको बताया था जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। भारत का एक गवर्नर जनरल होता था, तो उस गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके इन्होंने क्या किया, उसको वायसराय का नाम दिया कि अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आ गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई है, तो पुरानी कंपनी अगर खत्म हो गई है तो पुराने नाम को भी उन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि काम जो है गवर्नर जनरल भी वही करता था और वायसराय भी वही करता था, ये बस नाम का फर्क है। तो गवर्नर जनरल के नाम को हटा करके उन्होंने क्या किया, वायसराय ऑफ इंडिया नाम रख दिया उसके बाद में। और वायसराय ऑफ इंडिया जो था वो क्या था, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। वो डायरेक्ट क्या कि ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा इन सब चीजों के बारे में। उनका जो फीडबैक होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जाएगा, ब्रिटिश क्राउन को जाएगा। अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी, तो उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो उसकी काउंसिल थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उनको भी खत्म कर दिया गया। और इसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने एक नया पद बनाया, वो बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था कि ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही कोई मिनिस्टर था। ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर था उसी को सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया बनाया और वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में बैठता था। और भारत से रिलेटेड जो भी कोई इश्यू होते थे, जो भी कोई मुद्दे होते थे, उनका सोल्यूशन वह ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होने लगा था। और उसके बाद में 15 मेंबर की काउंसिल भी थी उसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो कि उसको असिस्ट करती थी उसके कामकाज में, या उसके जो भी ऑर्डर होते थे भारत से रिलेटेड उनको इंप्लीमेंट करवाने में, उनको आगे पास करने में। आगे चल के देखते हैं तो उसके बाद आए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट किस लिए कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, वो भारत से रिलेटेड कोई भी अगर आदेश जारी करने थे, कोई भी ऑर्डर, नए रेगुलेशन, कोई नए नियम कानून बनाने होते थे भारत के संबंध में, तो अब वो उसकी काउंसिल थी और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उनका डिसीजन फाइनल होने लगा। मींस ब्रिटेन के क्राउन ने क्या किया, उनको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और उनको भारत के शासन से संबंधित जो सारे मुद्दे थे वो उनको सौंप दिए थे। तो इसलिए इसको इंडियन काउंसिल एक्ट जो है बोला गया। ये 1861 आया और 1892 आया। उसके बारे में हम देखते हैं उसमें क्या क्या नए रिफॉर्म ऐड हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए ये चीज सोची कि अगर उनको भारत के अंदर टिके रहना और अपना शासन को लंबा चलाना है तो उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी करने होंगे। ऐसे अकेले वो शोषण करके भारतीयों का अपना फायदा खाली नहीं कमा सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 1861 और 1892 और 1909 ये 3 एक्ट उस टाइम पे सीरीज में आए थे। इनके द्वारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जोड़ने की उन्होंने सोची थी, जिससे कि भारतीयों को भी सत्ता के अंदर शामिल किया जाए। मतलब सरकार की जो साझेदारी थी, जो कोई डिसीजन होते थे, उसके अंदर भारतीयों का भी सजेशन लिया जाए, उनका ओपिनियन भी लिया जाए, उनको भी कुछ ऐसे जैसे काउंसिल वगैरह उसमें ऐड किया जाए। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव इसमें लिए गए थे। उनके बारे में हम देखते क्या क्या थे। तो अगर हम इसके सैलिएंट फीचर की बात करें, क्या क्या इसके अंदर रिफॉर्म हुए थे, तो सबसे पहले क्या हुआ, पहली बार शुरुआत हुई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में, कि मतलब वॉइसरॉय जो था वो क्या नॉमिनेट कर सकते थे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को, उनकी जो एक्सपेंडेड काउंसिल थी उसके अंदर। एक्सपेंडेड काउंसिल क्या थी, जो वॉइसरॉय था उसकी 2 टाइप की काउंसिल होती थी। पहली थी लेजिस्लेटिव और दूसरी थी एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या है कि ज्यादा वेटेज वाले जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो रखे जाते थे, जो कानून बनाने में जिनकी ज्यादा भूमिका होती थी। लेजिस्लेटिव वाले में क्या थोड़े कम होते थे।
और इनकी पावर थोड़ी कम होती थी। तो लेजिस्लेटिव वाले में पहली बार जो है वायसराय ने नॉमिनेट किया कुछ भारतीयों को इस एक्ट के द्वारा कि वायसराय के पास ऐसी पावर होगी कि वो कुछ भारतीयों को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसको इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि जैसा हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने क्या किया था, जो बाकी प्रेसिडेंसी थी जैसे बॉम्बे थी, मद्रास थी, उनके जो गवर्नर थे उनकी शक्तियों को छीन करके डायरेक्ट जो बंगाल का गवर्नर जनरल था या जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके हाथों में सौंप दिया था। तो मतलब क्या है कि शक्तियां खाली एक ही आदमी निर्धारित करता था, एक ही आदमी के पास पावर थी, लेकिन इसके द्वारा क्या गया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब कि शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। और अब बंगाल या पंजाब जो दूसरे प्रांत थे, इन प्रांतों के जो गवर्नर थे उनको भी कुछ शक्तियां दी गई कि उस हद तक वो भी कुछ कानून बना सकते थे। अगला किया गया कि वायसराय हालांकि नॉमिनेट करेंगे कुछ मेंबर को अपनी काउंसिल में, और कुछ शक्तियां वहां के गवर्नर हैं जो दूसरे प्रांतों की उनको भी दी गई, लेकिन वायसराय को इतनी शक्तियां दी गई कि वो इमरजेंसी टाइम अगर कुछ सिचुएशन होती है तो उसमें सारी पावर, जिस प्रकार से अभी फिलहाल में हमारा जैसे राष्ट्रपति शासन होता है, तो उस टाइप में वायसराय को कुछ इमरजेंसी पावर दी गई जिनको वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती, कोई ऐसी विद्रोह की सिचुएशन होती है कि बाकी सब लोग मिलकर के ब्रिटिश रूलिंग के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या वो इन शक्तियों को यूज कर सकते थे वायसराय, उसको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी गई इसमें। अगला क्या हुआ कि स्पेशली 1892 का जो एक्ट आया था उसके अंदर ये नॉमिनेशन वाली बात कही गई थी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वायसराय अपनी काउंसिल के अंदर ऐड करेंगे और उनकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इनका नॉमिनेशन किया जाएगा और उनको रिकमेंड कौन करेगा। उसके अंदर जनरली क्या है कि ये जो रेप्यूटेड जो सोसाइटीज थी, जैसे जमींदार थे बड़े बड़े, या जो बड़े बड़े ट्रेडर थे, म्युनिसिपलिटीज थी, या कोई मतलब कि ए ग्रेड सर्विस वाले बंदे होते थे, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता था, क्योंकि वो क्या कि अंग्रेजों के थोड़े टच में रहते थे, उनका क्या है वो लोग इसलिए फेवर करते थे। तो अंग्रेजी शासन वेस्टर्न कल्चर से वो लोग जुड़े हुए थे, वेस्टर्न एजुकेशन भी थी उनके पास, इसलिए उन लोगों को क्या है कि उस काउंसिल के अंदर ऐड किया जाता था जनरली। इसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर थे, जो भारत के से रिलेटेड जो मुद्दों को देखते थे, वो थे लॉर्ड मोर्ले, और जो मिंटो थे वो कौन थे, भारत के वायसराय उस टाइम पे 1909 में, इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते क्योंकि उनके कार्यकाल में आया था। अगर हम देखें इसके फीचर्स के बारे में तो इसने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंट्रल लेवल पे भी और निचले लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे, मतलब जो दूसरे जो प्रांत थे, उनके जो गवर्नर थे उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, उसके जो मेंबर थे उनकी संख्या को बढ़ा करके 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। मतलब कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन अब ज्यादा दिखने लगा उनकी जो काउंसिल थी उसके अंदर, या आप बोल सकते हैं कि कानून बनाने में काफी लोगों का मत लिया जाने लगा और उसके अंदर कुछ भारतीयों को भी ऐड किया गया, इसलिए मतलब भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन भी उसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ा था। अगला क्या हुआ, डेलिब्रेशन फंक्शन स्टार्ट हो गए उनकी काउंसिल में कि जब कोई कानून बनाने से संबंधित जो काउंसिल जब बैठती थी कोई भी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करने में, या कोई जैसे बजट वगैरह होता था, उस टाइम पे क्या कि क्रॉस क्वेश्चनिंग का प्रावधान भी किया गया। जिस प्रकार से हमारा जो पार्लियामेंट का स्तर होता है वहां पे जो एमपी एमएलए जैसे विधानसभा में वो इकट्ठे बैठ करके तो ओपोजिशन वाले क्या है क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं जो सत्ता पक्ष होता है उससे, तो इसी प्रकार से क्या हुआ, वो जो काउंसिल थी वहां पे क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होने लगी। उसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग के अलावा क्या है कि मतलब सजेशन ज्यादा लिए जाने लगे, और मतलब कोई अगर कानून बनाने से पहले उसके ऊपर ज्यादा सोचा विचारा जाता था, उसके बाद में ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता था। अगला क्या हुआ कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इससे पहले क्या है कि खाली लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन भारतीयों को दिया गया था, लेकिन अब की बार क्या है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और सबसे पहले जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो पहले ऐसे मेंबर बने गवर्नमेंट जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो शामिल हुए थे, पहले भारतीय थे ऐसे वो। अगला क्या हुआ, पहली बार इस एक्ट के द्वारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्योंकि धर्म के आधार पर लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन वो इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर इसका मतलब ये था कि जो वायसराय की जो काउंसिल थी, गवर्नर की काउंसिल के अंदर जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे, जो चुने जाते थे, उनका जो सिलेक्शन करते थे, जो इलेक्शन टाइप होता था, तो मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या है कि मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे,
कि उसको उसके अंदर चुना जाना चाहिए या नहीं चुना जाना चाहिए, बाकी के लोग इसके अंदर वोट नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हो कि धर्म के नाम पर यह कम्युनलिज्म को इसके अंदर बढ़ावा मिला था।